हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, पढ़ाई चल रही होगी आपकी ना। ठीक है। देखिए, एक बहुत ही ज़रूरी अनाउंसमेंट वो ये है कि यूट्यूब पे एक ऐसा बेसिक बैच जो आज तक शायद किसी ने नहीं पढ़ाया होगा यूट्यूब पे। ठीक है। वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कभी गणित नहीं भी पढ़ी होगी, उनके लिए भी है। और जिनको बिल्कुल नहीं समझ आई गणित कभी, वो उनके लिए। ठीक है। और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अच्छे लेवल तक। तो जो इन सब सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सी टेट का एग्ज़ाम हुआ, सुपर टेट का हुआ, या बाकी सारे एग्ज़ाम्स, सी सेट हुआ, ठीक है, इन सब के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके जिनको बेसिक बिल्कुल समझ ही नहीं आता, जिनको मैथ समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो इतना परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनके मन की बातें नहीं हो पाती। ठीक है ना। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बस मेरी तरफ से ये बैच है, ताकि वो सभी पढ़ पाएँ और मैथ को समझ पाएँ। मैथ इतना कठिन सब्जेक्ट नहीं है, सीख पाएँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हर लोगों तक पहुँचाओ जिनको मैथ टफ लगती है। ठीक है। जो दूर दराज कहीं भी हों, अगर उनको मैथ टफ लग रही है तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाओ। और वीडियो आपका प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो शायद अब तक अपलोड हो भी चुका है, तो आप उन तक पहुंचाइए और अच्छे से पढ़ें। चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेट सीईटी हो या सुपर टेट हो या टेट हो, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए XYZ जिसमें मैथ आती है। ठीक है। जो बहुत बेसिक हैं, जिनको एकदम नहीं समझ आता, एकदम बेसिक से, उनके लिए। ठीक है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब तक पहुंचाओ, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप इसमें एक कदम बढ़ाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। समझ पाए ना? क्योंकि आपकी वजह से किसी का भला हो जाएगा, इससे बढ़ के और क्या है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पे लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है 10 रुपए के लिए। ठीक है। चलिए इसको लगाइए और आंसर बताइए। क्या होगा आंसर? सर बोल तो दिया 10 रुपए के लिए, लेकिन सवाल नहीं समझ आ रहा। ध्यान से देखिए, लिखा है गलत से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर, यानी गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। यानी कि हमें कोई फ्रैक्शन लिखनी थी, भिन्न लिखनी थी, लेकिन हमसे गलती हो गई, उसका अपोजिट लिख गया, व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। और इस तरह इसके मान में 175/4% की क्या होती है? कमी होती है। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको लगाने के दो तरीके हैं। आप ऑप्शन से लगा सकते हो, आप बाई ऑप्शन लगा सकते हो। तो ध्यान से सुनना कि गलत तरीके से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो गया, मतलब हमें जो भिन्न लिखनी थी वो नहीं टाइप हुई, उसका व्युत्क्रम टाइप हो गया उल्टा। तो इससे उसके मान में कमी आ गई। अच्छा, अगर पहला ऑप्शन उठाएं, ध्यान से देखना आप, अगर हमने भिन्न को 1/2 माना तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 2/1। तो बताओ क्या मान में कमी आई? नहीं सर, ये तो मान बढ़ गया। तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता ना। दूसरा, 4/3, 4/3 को टाइप करेंगे 3/4, हाँ इसमें कमी आई, ये हो सकता है। तीसरा, 3/4, 3/4 को व्युत्क्रम टाइप करोगे तो 4/3, ये भी बड़ा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। 1/4, 1/4 का आप व्युत्क्रम टाइप करोगे तो 4/1, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए आंसर कौन सा होगा? सी आंसर होगा। सवाल खत्म, बस उड़ा दिया सवाल। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, भाई ऑप्शन ही लगाने हैं, ये प्रैक्टिस सेशन है। सेकंड नंबर सवाल, सेकंड नंबर सवाल आपको दिखाई पड़ रहा है आपकी स्क्रीन पे, है ना? लगाइए।
लगाइए फटाफट से आंसर बताइए इसका भाई, क्या होगा इस सवाल का जवाब। क्या होगा? हाँ जी, 9 अंकों की संख्या है, 9 अंकों की संख्या 7698 x138 y 72 से विभाज्य है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है 4x प्लस वाई का मान बताइए। 4x प्लस वाई का मान बताइए। तो कोई संख्या अगर 72 से कट रही है तो इसका मतलब है वो 8 से भी जाएगी और 9 से भी कटेगी, है ना। तो 8 का विभाज्यता नियम क्या है? 8 का विभाज्यता नियम ये है सर कि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हैं तो वो संख्या 8 से कटती है। तो 8 चौके 32, कितना बचा? 6 बचा। तो y की वैल्यू कितनी रख दें? 4 ही तो रखेंगे। लो y का मान फिक्स हो गया। y का मान कितना आ गया? 4। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, डिजिटल सम लगा दें। 9 हटाओ, ठीक है। 8 1, 9 हटाओ, 6 3, 9 हटाओ, तो बचा कितना? 8 7 15, 15 और 4 और बच रहा है। तो 8 7 15, 15 4 19, 19 मतलब 9 1 10, तो 1 आ गया। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? x। अब इसको कितना रख दिया जाए? इसको 8 रख दिया जाए, है ना। x की वैल्यू कितनी लेंगे? 8। तो 8 चौके 32, अब इसका आंसर आ जाएगा 8 चौके 32 और प्लस 4, 32 4 36, यानी आंसर क्या? 6। तो बी ऑप्शन अपने सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। तो बी ऑप्शन अपने सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वीडियो रोक कर आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो रोक कर आप इसको नोट कर लेना। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे चमक रहा है। बोलिए इसका आंसर कितना होगा? क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं? हाँ दिख रहा है। देखिए सवाल क्या है। स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। यदि राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगता है तो नदी के प्रवाह की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है? देखो अब ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ धारा का बहाव है और ये टोटल डिस्टेंस है आपकी 150 किलोमीटर, ठीक। तो कोई नाव यहाँ से यहाँ जाती है और वापस आती है, तो जाने और आने में टोटल टाइम लगता है 16 घंटे का। तो जब ये जाएगी तो शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगी, और जब ये वापस आएगी तो शांत जल में नाव की चाल से धारा की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि बताइए धारा प्रवाह की चाल y का मान। तो देखो जाने में कितना समय लगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो यानी 150 बटे 20 प्लस वाई, 150 बटे 20 प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, प्लस आने में कितना टाइम लगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 150 बटे 20 माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, तो टोटल कितना टाइम? 16 घंटे, ठीक है। अब y का ही तो मान पूछा है, ऑप्शन उठा लो, सवाल खत्म। अच्छा अगर हम 6 लें तो 20 6 26, क्या 26 कभी 150 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं कर सकता, और आंसर पूर्णांक में है, टाइम अपना पूर्णांक में है। 6 खत्म, 4 लेते हैं तो 24 4, 20 4 24, 24 कभी 150 को काटेगा? नहीं काटेगा, हटाओ इसको भी। 8 ले लो, 28 से 150 कटेगा? बिल्कुल नहीं कट सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा डी। तो 5 लेते हैं तो 20 5 25, 25 छक्के 150, और 20 में से 5 जाएगा 15, और 15 10 में 150, तो 6 और 10 कितना हो गया? 16 घंटे आ गए कि नहीं।
और 16 घंटे ही सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो y का मान कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। यही है धारा प्रवाह की क्या चाल, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यही अपनी धारा प्रवाह की क्या है चाल है। बोलो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन लें। तो हटाइए सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये आ गया। क्या होगा इसका आंसर? देखिए कह रहा ए बी सी और डी के बीच किसी निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया जा गया है कि भागों का अनुपात 4:12:30:45 है। मतलब कोई निश्चित राशि है जिसको ए बी सी डी में किस रेशियो में बांटा है, 4:12:30:45। कह रहा ए और डी के भागों के बीच अंतर 5535 है, तो कुल राशि कितनी है? तो भैया ए और डी के भागों के बीच अंतर कितना है 40 है, और इसी 40 का मान 5535 दिया है सवाल में, समझे? इसी 40 का मान 5535 दिया है सवाल में। तो हमसे पूछ रहा है टोटल धनराशि कितनी है। तो बस कुछ ना करो, 5 से काट दो, टोटल धनराशि पूछा है ना, ऐड करो 40 30 70 5 75 75 10 85 और 2 87 87 4 91। 87 4 कितना 91, तो 91 का मान बताना है। तो 40 का मान है 5535/40 और 91 की वैल्यू बतानी है। तो 5 से काटेंगे, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब कितने से जाएगा आंसर? तो दशमलव में आ रहा है। हाँ कहाँ गड़बड़ कर दी? ए और डी के भागों के बीच अंतर 5535 है। अंतर 5535 है, ए और डी के भाग के बीच का अंतर 5500। ओहो 40 नहीं है 41 है, ये 41 यहाँ गड़बड़ कर दी, क्योंकि 45 और 4 का अंतर 41 है ना, तो यही गलती कर गए। तो इसको काटो, एक बार ले जाओ, एक बार ले जाओ, तो एक बार ले जाओगे आप तो कितना बचेगा, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, है ना, और यहाँ 3 हो जाएगा। 3 बार ले जा सकते, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 एकम 5, 5 चौके 20। हाँ 3 बार ले जाओ, तो 3 एकम 3 चौके 12, 0 उतर जाएगा, यहाँ 2 उतर जाएगा, 5 एकम 5, 5 बार, 135 बार में साफ हो गया। तो एक का मान आ गया 135। तो हमें मान किसका निकालना है टोटल, तो 91 की वैल्यू बतानी है। तो 135 गुणे 91 यानी 90 + 1, तो गुणा कर दो, 0 9 5 45 और 9 3 27, 27 और 4 31 और 9 एकम 9 2 11, 11,150 और प्लस 135, टोटल कितना हो जाएगा 5 5 3 8 1 1 2, 11,285, सॉरी 12,285। ठीक है, गुणा भाग आप चेक कर लेना, हो सकता है गड़बड़ भी हो, लेकिन तरीका सही है। ठीक है, कैलकुलेशन आप समझना। हटा दें, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आया। कह रहा निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है सवाल, 3/4
-1/4, और ये जो भाग लगा है 1/4 और फिर लिखा है का 2/5, फिर भागे 3/4 भागे 2/3 का 3/5। यही क्वेश्चन है अपना। तो बस सिंप्लीफिकेशन का पहले आपको करना क्या पड़ेगा, गुणा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/4 और इसको गुणा बना दो, 5 चौके 20, 20 ऊपर चला जाएगा और 2 एकम 2 नीचे आ जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 3/4 ये था, 3/4 ये था, 5/2 है, तो 10 बटे कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो यानी मिला जुला के यहाँ से आया -7/4। इधर चलो, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 तियाँ 15, 3/4 गुणे 15/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 15/8। तो गुणे कर लो 8 बटा कितना 15, 4 दूनी 8, तो यानी आंसर आ जाएगा -7 दूनी 14 बटे कितना 15। तो बी आंसर होगा, -14 बटे कितना 15। बोलो। अगला देखिए। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लगाइए। ए, बी और सी तीन पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरी जाती है। अब 3 पाइप हैं, ए, बी और सी, जब मिलकर काम करते हैं तो 4 घंटे में कोई टंकी क्या होती है, भर जाती है। कह रहा पाइप सी पाइप बी की तुलना में 3/2 गुना तेज है। जो पाइप सी है वो बी की तुलना में 3/2 गुना तेज है। अगर बी 1 है तो ये कितना 3/2, या आप ये बना सकते हो रेशियो कि ये 3 है तो ये कितना है 2 है। बोलो। फिर कह रहा और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है, और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। अगर ए 1 है तो बी कितना है 3 है। ठीक है, बात समझ पाए। तो हमसे कह रहा अकेले पाइप ए टंकी को कितने घंटे में भरेगा। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए टोटल वर्क कितना है। तो पहले तो क्षमता बराबर करो, यहाँ 2 है बी की क्षमता, यहाँ कितनी है 3 है, तो यहाँ गुणा कर दो 3 से और यहाँ गुणा कर दो 2 से। तो लो ए, बी और सी की क्षमता आ गई, 2 एकम 2 और यहाँ 6 और यहाँ 9। ठीक, टोटल वर्क क्या होता है, समय गुणे क्षमता। तो 6 2 8, 9 8 17, 17 गुणे 4, ये हो जाएगा 68 टोटल वर्क। और करना किसको है, कह रहा अकेले ए, तो ए की क्षमता कितनी है 2 से भाग लगा दो, तो 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 34 घंटे में टंकी क्या होगी, भर जाएगी। 34 घंटे में टंकी क्या होगी, भर जाएगी। ठीक है, लगा लेंगे। आगे बढ़ें। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इसका आंसर क्या होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ना, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, कह रहा कोई दुकानदार रुपए में हानि पर
455 पर कोई वस्तु बेचता है, एक दुकानदार रुपए में हानि पर 455 में कोई वस्तु बेचता है तो ये एसपी है। यदि वह इस वस्तु को 490 रुपए में बेचता, यदि वह इस वस्तु को बेचता कितने में, 490 में, तो कह रहा उसे हानि का 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता। तो सीपी यहाँ कहीं बीच में होगा। तो मान लेते हैं एक्स की हानि हो रही थी, लेकिन अगर इतने में बेचा जाए तो 4 गुना लाभ होगा। 4 गुना क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमसे कह रहा है कि 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना होगा। तो सबसे पहले तो सीपी निकालो। तो देखो यहाँ कितना डिफरेंस है, 4 और 1 5, तो 5x, और रुपया में कितना डिफरेंस है, घटा लो। 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ बचा कितना 8, 8 में से 5 जाएगा 3, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 455 में 7 जोड़ोगे तो सीपी बन जाएगा। तो 7 5 12, यानी 462 अपना क्या है, क्रय मूल्य है। अब 25% लाभ लेना है, कितने में बेचेंगे, तो 125% में, यानी 125 बटा 100। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और कितना बचेगा, एक बार में जाएगा ना, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, बचा कितना 2, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 115.5 का 5 गुना कर लो, 55 25 हासिल दो, 55 25 26 27। तो कौन सा आंसर आ रहा, ए वाला 577.5 एसपी आ गया। ठीक है, तो जितना पहले हानि हो रही थी अभी उसका 4 गुना क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, तो सीपी पे ही तो होता है ना, सीपी पे ही तो सब कुछ होता है। चलिए हटाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब तक तो हो भी जाना चाहिए। देखिए क्या क्या कह रहा है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.5 मीटर वर्ग है, इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। समझो, घन में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, 6। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, तो सभी का क्या होगा, 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर का मान दिया है 13.5। हमसे पूछा है घन के विकर्ण की माप, तो विकर्ण कितना होता है घन का, विकर्ण होता है a√3। तो जब तक a का मान नहीं आ जाएगा ये नहीं बता पाएंगे ना। तो a का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से, 6 से काटो इसको, 6 दूनी 12 दशमलव, फिर एक बचा, 6 दूनी फिर 12, फिर 6 पंचे 30, तो 2.25, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। तो विकर्ण आ गया 1.5 रूट में 3, यही सवाल का आंसर। ठीक है, मीटर। बोलो समझ में आया। चलिए, तो बस इतना सा था सवाल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी से लगाइए इसको। देखिए क्या है सवाल, कह रहा कोई दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि x% की छूट देने के बाद भी 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य क्रमशः इतना इतना है तो x का मान बताइए। तो देखिए हमसे डिस्काउंट पूछा है कि डिस्काउंट क्या होगा।
तो डिस्काउंट तो आप तभी निकाल पाओगे जब आपको एसपी और एमपी पता हो, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य पता हो, तभी तो आप डिस्काउंट निकाल पाओगे। तो बस सिंपल सी बात है कि क्रय मूल्य कितना है 920, और क्रय मूल्य पे जैसे ही लाभ और हानि होती है तो आपका क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। तो 20% का लाभ है, तो 20% का लाभ मतलब 120, तो ये क्या बन गया आपका एसपी। फिर कह रहा है एमपी जो है, एमपी कितना है, एमपी है 1472। अब एसपी और एमपी का रेशियो बना लो, छूट निकल जाएगी। परसेंटेज से डबल जीरो कट गया, 4 से काटो, 4 तियाँ 12 और 4 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और बचा कितना 2, तो बचा 2, 4 छंग 24, फिर बच रहा है कितना 3, 4 अठे 32, ये गया। अच्छा 23 चौके 92, 23 एकम 23, तो 7 6 13, 23 छक्का 138, 4 एकम 4 चौके 16, तो एसपी 3 है और एमपी कितना है 4 है। तो 4 का सामान 3 में बेचा, कितना रुपया छोड़ा 1, कितने पे 4 पे। परसेंटेज में कितना 25%। सवाल का क्या आंसर 25% अपने सवाल का आंसर हो गया। सवाल खत्म। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पीड बढ़ाओ आप, देखिए कितने दिन हो गए धीरे धीरे, अब स्पीड बढ़नी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा? देखिए सवाल कह रहा ब्याज की गणना वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो प्रति वर्ष 20% की दर पर 12,000 की राशि पर 18 महीने में प्राप्त सीआई के बीच का अंतर क्या है? सबसे पहले समझो, दर आपको दी है 20% वार्षिक और टाइम दिया है 18 माह। तो पहली कंडीशन तो ये है, आप ब्याज की गणना वार्षिक करते हो तो 1 वर्ष 6 महीने हुए। 18 महीने का मतलब क्या, 1 वर्ष 6 महीने। दूसरी कंडीशन ये है कि आप छमाही करते हो अगर, तो 6 माह 6 माह और 6 माह। ठीक है, तो वार्षिक रेट तो 20% है, तो छमाही रेट कितनी होगी 10%, आधी नहीं हो जाएगी। और यहाँ क्या होगी 10%, 10%, 10%। तो यहाँ सीआई निकाल लो, तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, फार्मूला लगा दो परसेंटेज का, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। तो 20 10 30 और 30 2 32% सीआई यहाँ बनेगा। और 10% 10% 10% से सीआई जो है ये बनेगा 33.1%। ठीक है, 33.1% आया कहाँ से सर? फार्मूला होता है 3 साल का, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000। यहाँ से निकाला, कैसे निकाला, 10 20 30, 30 ले लिया, फिर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स यानी 100 200 300 को 100 से भाग लगाओगे 3, तो 30 3 33 और यहाँ 1000.1 आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस देखो कितना है 1.1%, 1.1%। और 100% का मान सवाल में दे रखा है, मूलधन कितना मानते हैं 100%। 100% का मान सवाल में 12,000, तो 1% का मान 120, तो 1.1 का मान कितना होगा, तो 120 गुणे 1.1, बस एक जीरो चला गया दशमलव हटाने में, 132 हो जाएगा ब्याज का क्या अंतर, 132 होगा ब्याज का अंतर। यही सवाल का क्या है आंसर। अब इतना बड़ा नजर आ रहा है ना आपको, इसलिए क्योंकि हमने इतना विस्तार से समझा दिया बिखेर कर, ये सारी चीजें मेंटली करना होता है। ठीक है ना, तो यही अपने सवाल का क्या हो जाएगा आंसर।
समझ पाए? तो कभी भी 3 साल का अगर आपको CI निकालना है तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हो, और अगर आपको 2 साल का CI निकालना है, 2 साल का CI, तो आप बस यही फार्मूला लगा लो, x+y बाई क्या 100। तो ये परसेंटेज के दोनों फार्मूले बहुत काम के हैं। वहाँ से 2 साल का CI और यहाँ से कितने साल का, 3 साल का। ठीक है, समझ पाए ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए सेट के साथ और अच्छे सवालों के साथ। आज का पेपर कैलकुलेटिव भी था, ठीक है, तो आप इसका रिवीजन कर डालो, पर डे रिवीजन करो। ठीक, तो NTPC मेंस देने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं बहुत ध्यान से समझें, बहुत ध्यान से लगाएं, ठीक है, और पेशेंस के साथ तैयारी करें। तो तब तक के लिए ख्याल रखना अपना, गुड बाय, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे, इसी समय पर, ठीक है। तो ठंड बहुत है, पढ़ाई करें आप। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।